तो भी जो हम लोग टॉपिक देखेंगे उसका नाम है एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक फ्लूइड हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, बेसिकली होता क्या है कि हम लोग को पता होता है जो बेबी होता है कि यहाँ पे ये सपोज यूट्रस है, ये यूट्रस है, एमनियोटिक ये कैविटी है ये बेसिकली, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेबी होता है तो ये एमनियोटिक कैविटी होती है। यहाँ पे एमनियोटिक कैविटी होता है और इसी में क्या होता है, फ्लूइड होता है। एमनियोटिक कैविटी होता है और इसी में क्या होता है, फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड। और इसमें क्या होता है अपना एमनियोटिक फ्लूइड यहाँ कहाँ होता है, एमनियोटिक कैविटी में होता है। अब मैंने बताया था एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है कैसे बनता है, एमनियोजेनिक लेयर से बनता है। और बेसिकली एमनियोजेनिक लेयर से बनता है एमनियोटिक कैविटी। और जो अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि अपना जहाँ पे जो मेम्ब्रेन होता है इसका, ये जो मेम्ब्रेन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीटल मेम्ब्रेन। जो फीटल मेम्ब्रेन कौन कौन सा, जैसे एमनियन और कोरियन फीटल मेम्ब्रेन होते हैं। उसके बाद होता क्या है कि तो ये मेम्ब्रेन कौन सा होता है, एमनियन और कोरियनिक मेम्ब्रेन होता है। और इसमें क्या होता है कि ये जो अंदर कैविटी, अंदर जो एक कैविटी बन रही है एमनियोटिक कैविटी, इसमें क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है। तो क्या अब इसका सोर्स क्या होता है, बनता कहाँ से, ये इस सोर्स इसका कहाँ से होता है, मतलब ये कहाँ से बन रहा है। तो बेसिकली ये कहाँ से बन रहा है कि जो मैटरनल प्लाज्मा होता है, जो मैटरनल प्लाज्मा होता है, मतलब जो मम्मी का जो ब्लड होता है उसका जो प्लाज्मा होता है वो फिल्टर होता है, वो फिल्टर होके बनाता है इसको, क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को बनाता है। तो फिल्टर होता है और वो बनाता है। तो मैटरनल ब्लड प्लाज्मा, तो इसका एक सोर्स कौन सा हो गया, एक सोर्स इसका हो गया मैटरनल ब्लड प्लाज्मा। एक सोर्स इसका ये हो गया मैटरनल ब्लड प्लाज्मा, जो कि फीटल मेम्ब्रेन से जो कि फिल्टर होके बनाता है एमनियोटिक फ्लूइड। दूसरा है फीटल का पार्ट। अब फीटल पार्ट में जो स्किन होता है उसमें से जो वो निकलता है, वो भी कुछ फ्लूइड वगैरह निकलता है उससे, वहाँ से तो वो भी बनाता है। और जब फीटस की जो किडनी एक्टिव हो जाती है तो यूरिन रिलीज करती है, तो यूरिन से भी बनता है एमनियोटिक फ्लूइड। तो इसमें कुछ फीटल के पार्ट और मैटरनल ब्लड प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन मिलनी, इससे बनता है ये। और कुछ जो फीटल में किडनी के जो फिल्ट्रेट कर देती है यूरिन, उससे बनता है ये। तो ये हो गया। अब उसके बाद इसका हम लोग देखते हैं वॉल्यूम। तो इसका जो वॉल्यूम होता है बेसिकली, तो हम लोग जेस्टेशनल पीरियड के हिसाब से देते हैं। तो इसका 12 वीक में नॉर्मल अगर देखें, 12 वीक ऑफ पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी में, मतलब जेस्टेशनल पीरियड में उसका कितना होता है, 50 ml होता है। और उसके बाद 20 वीक में ये बढ़ के हो जाता है, 20 वीक में बढ़ के 400 ml हो जाता है, 400 ml। उसके बाद 34 to 36 वीक में ये अपना हो जाता है कितना, 1000 ml, मतलब 1 लीटर। और अब 40 वीक में क्या होता है, 40 वीक में ये कम होके 200 ml हो जाता है। इसका रीज़न क्या होता है कि जैसे ही सपोज ये फीटल ग्रो कर रहा है, ये यूट्रस है और यहाँ पे कैविटी, यहाँ पे फीटल ग्रो कर रहा है, तो जैसे जैसे इसकी साइज़ बढ़ती है तो एरिया कम मिलता है इसको, तो अपने आप इसका लेवल जो है कम फिल्ट्रेशन होने लगता है। तो ये 200 हो जाता है 40 वीक में, मतलब पोस्ट टर्म में 42 वीक में। तो 42 में 40 वीक में बेसिकली 600 ml होता है, 40 वीक में 600 ml होता है। और 42 वीक में 200 ml हो जाता है, क्योंकि एरिया उसको स्पेस कम मिलता है, तो धीरे धीरे कम होते रहता है। फिर इसकी कलर की बात करें तो बेसिकली ये कलरलेस होता है, वाटर के कलर जैसा होता है, तो कलरलेस होता है बेसिकली। अब इसके बाद ये कलरलेस होता है, पर बेसिकली जब टर्म प्रेगनेंसी आती है, जब 37 वीक से ज़्यादा हो जाता है, तो बेसिकली क्या होता है, जो फीटल की स्किन होती है, और वहाँ पे कुछ हेयर, वो वहाँ पे शेड होते हैं, तो इसका कलर स्लाइटली येलो हो जाता है, स्लाइटली येलो कलर का हो जाता है, ये स्लाइटली येलो कलर का हो जाता है, ये हो जाता है। देन इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अपना कि अब ये हो गया। अब नॉर्मल कलर कुछ होते हैं इसके, अब नॉर्मल कलर बेसिकली इसमें कैसे होते हैं कि सबसे पहले ग्रीन कलर है। तो अगर ग्रीन कलर है तो बच्चा क्या होता है, फीटल डिस्ट्रेस हो जाता है कभी कभी। फीटल डिस्ट्रेस क्यों होता है, क्योंकि जो म्यूकोनियम होता है, जो बच्चे का
फर्स्ट स्टूल होता है, अगर वो अंदर ही पास कर दे तो क्या होता है, वो बिलीवर्डिन होता है उसमें, तो ग्रीन कलर का होता है, तो इसकी वजह से वो ग्रीन कलर का उसका हो जाएगा। तो इसका कॉज किसका है, इसका फीटल डिस्ट्रेस। दूसरा हो सकता है वहाँ पे पर वजाइनल एग्जामिनेशन किया और ब्रीच प्रेजेंटेशन मिला अपने को, और पर वजाइनल एग्जाम करते समय हो सकता है उसने क्या किया, पोटी कर दिया, तो वो क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि वो अपना मेकोनियम पास कर देगा तो उसमें भी ग्रीन कलर मिलेगा, तो एक कंडीशन में अपने को ग्रीन कलर मिल सकता है अपने को। देन उसके बाद कभी कभी गोल्डन कलर मिलता है, गोल्डन कलर या फिर येलो कलर। ये जब बेबी जो होता है RH पॉजिटिव जब होता है, मम्मी RH नेगेटिव होती है, तो क्या होता है कि RH नेगेटिव RH पॉजिटिव होती है, तो फीटोप्लासेंटल सर्कुलेशन के थ्रू क्या होता है, वहाँ पे हीमोलिसिस हो जाता है बच्चे का। हीमोलिसिस होता है मतलब क्या होता है कि RH नेगेटिव था और RH पॉजिटिव इसमें घुस गया, तो इसमें जो एंटीबॉडी बनेगी RH पॉजिटिव के अगेंस्ट, वो क्या होगी, अंदर आएगी बच्चे में और उसके RBC को डैमेज करेगी फीटोप्लासेंटल सर्कुलेशन के थ्रू। अब RBC डैमेज होगा तो हीमोलिसिस होगी, तो यहाँ पे बिलीरुबिन हीमोग्लोबिन रिलीज होगा, तो हीमोग्लोबिन से हीमोग्लोबिन ब्रेक होकर बिलीरुबिन बनाता है, जो कि कैसा आता है, येलो कलर का होता है, इसी के लिए वहाँ पे गोल्डन कलर मिलेगा। देन इसके बाद अपना फोर्थ है कि ग्रीन येलो कलर का मिलता है, कभी कभी ग्रीन येलो कलर, दोनों का मिक्सिंग ग्रीनिश येलो, एक का मिलता है पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी में मिलता है। उसके बाद अपने को मिलता है डार्क कलर। एक डार्क कलर कब मिलता है, मतलब हो सकता है वहाँ पे कोई हिमरेज वगैरह है, डार्क कलर। फोर्थ अपना डार्क कलर को मिलेगा जब भी कोई वहाँ पे ब्रेन हिमरेज वगैरह हो, सबअर्कनॉइड हिमरेज, ड्यूरल हिमरेज, ये सब हो तो वहाँ पे मिल सकता है अपने को डार्क कलर। तो हो गया। अब कंपोजिशन क्या होता है, तो कंपोजिशन जैसे बता दिया, सबसे मेन उसमें 98 to 99% क्या होता है, अपना वाटर होता है, यूरिन के कंस्टिट्यूएंट होते हैं वहाँ पे, और ऑर्गेनिक में वहाँ पे देखा जाए तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सब होते हैं। इनऑर्गेनिक में वही उसमें सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम ये सब होते हैं इसमें। देन फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड की बात करें तो फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड क्या क्या होते हैं बेसिकली। सबसे पहले ये देखो जैसे क्या होता है, अपना ये यूट्रस है, अब ये यहाँ पे बेबी ग्रो कर रहा है, ये सपोज बेबी ग्रो कर रहा है, और यहाँ पे अपना फ्लूइड है, ये फ्लूइड है। तो सबसे पहले क्या करता है बेसिकली, यूटेराइन कैविटी को एक्सपांसन कर, क्योंकि जैसे जैसे फ्लूइड बढ़ेगा जो यूट्रस है एक्सपांड होगा, तो हेल्प इन एक्सपांसन ऑफ यूटेराइन कैविटी। दूसरा फंक्शन क्या होता है कि अभी ये फ्लूइड होता है, अभी सपोज यूट्रस है, यूटेराइन क्या होती है, ये बच्चा है और यहाँ पे ये फ्लूइड है, तो ये फ्लूइड की वजह से क्या होता है, बच्चा अंदर फ्लोट कर रहा होता है, तो कोई यहाँ पे जर्क वर्क लगता है तो बच्चे को इंजरी नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि एज ए शॉक एब्जॉर्बर कर रहा है। मतलब सपोज कर मैंने कोई पानी में एक छोटा सा सपोज मैंने दाल डाल दिया, तो अगर मैं उसको कुछ होएगा नहीं, क्यों, क्योंकि उस शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहा है वहाँ पे। तो बेसिकली ये फीटस जो है पानी में तैर रहा होता है, फीटस उसका प्रोटेक्ट फीटस एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर। तीसरा मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर का भी काम करता है, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। और प्रोवाइड स्पेस फॉर फीटल ग्रोथ एंड फ्री मूवमेंट ऑफ फीटर एंड अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ फीटस। तो इसके फंक्शन क्या क्या थे, प्रोटेक्ट फीटस शॉक एब्जॉर्बर, एक्सपांड द यूटेराइन कैविटी, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, प्रोवाइड स्पेस फॉर फीटल ग्रोथ एंड फ्री मूवमेंट ऑफ द फीटस। क्योंकि वो फ्लूइड है तो वहाँ पे इजीली वो फ्री मूवमेंट उसका रहेगा। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी था, अब ड्यूरिंग लेबर क्या रहेगा, इसका रोल रहेगा, तो इस मेन काम इसका होता है सर्विक्स डायलिटेशन में, ये सर्विक्स को डायलिटेशन में हेल्प करता है। और जो अम्बिलिकल कोड होती है वहाँ पे अम्बिलिकल कोड होती है, तो अम्बिलिकल कोड को जो फ्लूइड होता है तो उसको भी एज ए शॉक एब्जॉर्बर वहाँ पे भी काम करेगा, तो प्रोटेक्ट करेगा किसको, अम्बिलिकल कोड को प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्ट अम्बिलिकल कोड। अब इसका हम लोग क्लिनिकल इंपॉर्टेंस देखते हैं। तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में क्या होता है कि अगर ये ज़्यादा हो जाए, अगर सपोज कम हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोहाइड्रोमनिया, और ज़्यादा हो जाता है तो पॉलीहाइड्रोमनिया बोलते हैं। अब इसमें मतलब हम लोग करते हैं क्या, सपोज हम लोग किसी का सिम्फाइजोफंडल हाइट लिए, अगर सपोज ज़्यादा है तो हो सकता है
मतलब जेस्टेशन प्रेगनेंसी को कोरस्पॉन्ड न कर रहा हो, उससे ज़्यादा है वो, तो हो सकता है वहाँ पे पॉलीहाइड्रोमिया का केस है। और दूसरा डायग्नोसिस मल्टीपल प्रेगनेंसी बच सकती है, पर बेसिकली हम लोग ये भी देख रहे हैं यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड, तो हो सकता है वहाँ पे पॉलीहाइड्रोमिया का केस है। और उसका अपोजिट कि यहाँ पे अगर सपोज सिम्फाइजोफंडल हाइट जेस्टेशन पीरियड जो होता है वो कम है, सपोज उसमें उसको जेस्टेशन पीरियड को कोरस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उसमें कम है, तो हो सकता है उसमें मल्टीपल, उसमें क्या हो सकता है कि ओलिगोहाइड्रोमिया का केस है या फिर फीटल रिटार्डेशन का केस हो सकता है वो। एब्डोमिनल गर्थ से भी हम लोग देख सकते हैं, जो एब्डोमिनल गर्थ है, हम लोग सपोज एब्डोमिनल गर्थ मेजर किए, वो ज़्यादा आ रहा है, पीरियड ऑफ जेस्टेशन को कोरिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उससे ज़्यादा आ रहा है, तो पॉलीहाइड्रोमिया का केस है, और कम है तो उसमें ओलिगोहाइड्रोमिया का केस है। ये हो गया। अब हम लोग जो देखते हैं इसका नॉर्मल, जो इसको हम लोग कैसे देखते हैं, ये कि नॉर्मल है कि एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल जो है नॉर्मल है, लेवल जो है नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है, तो इसके लिए हम लोग AFI इंडेक्स करके होता है। मतलब AFI इंडेक्स मतलब क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सपोज ये यूट्रस है, इसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक लाइन हम लोग लेते हैं यहाँ पे, एक लाइन हम लोग अम्बिलिकस से बनाते हैं, और एक लाइन हम लोग यहाँ से GP स्टर्नम से यहाँ पे लेते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस से, और एक लाइन हम लोग हॉरिजॉन्टल बनाते हैं अम्बिलिकस को क्रॉस करते हुए इसे जाती है। तो इसमें हम लोग 4 कोऑर्डिनेट में डिवाइड कर देते हैं, Q1, Q2, Q3 और Q4। ये एंटी क्लॉकवाइज में सपोज मैंने ले लिया, Q1, Q2, एक Q3 हो जाएगा, एक Q4 हो जाएगा। तो अब एक कोऑर्डिनेट में हम लोग क्या करते हैं, जो एक कोऑर्डिनेट में एमनियोटिक फ्लूइड है उसका वर्टिकल लेंथ लेते हैं, याद रखना जो फीटल का पार्ट है वहाँ पे हम लोग को नहीं लेने का है, जो एमनियोटिक फ्लूइड का मैक्सिमम पार्ट है वहाँ पे वो लेने का है। सपोज अगर फीटल पार्ट में अगर थोड़ा बहुत एमनियोटिक फ्लूइड है तो वहाँ पे नहीं लेने का है, तो ये हम लोग ने वहाँ पे वर्टिकल लेंथ लेंगे एमनियोटिक फ्लूइड का, और उसको देखेंगे कितना सेंटीमीटर है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि AFI में हम लोग क्या करते थे, चारों कोऑर्डिनेट को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो AFI क्या हो जाता है, AFI Q1 + Q2, तो AFI क्या हो जाएगा, इसको मैं अभी दिखाता हूँ। तो AFI क्या हो जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स Q1 + Q2 + Q3 + Q4, ये हो जाता है। अब सपोज क्या हो जाए कि अगर इसका लेवल, इसका नॉर्मल जो रेंज होता है AFI का 5 to 24 सेंटीमीटर होता है, तो इसका मतलब अगर 5 to 24 सेंटीमीटर के बीच में आ रहा है, मतलब वो क्या है, नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड है उसमें। पर अगर ये 5 से कम है तो ये क्या है, ओलिगोहाइड्रोमिया का केस होता है। 24 से ज़्यादा है तो पॉलीहाइड्रोमिया का केस होता है। मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे प्रोब रखते हैं, यहाँ पे USG के लिए हम लोग यहाँ पे प्रोब रखते हैं, और प्रोब से इसका वर्टिकल लेंथ ले लेते हैं फ्लूइड का। तो प्रोब से फ्लूइड का वर्टिकल लेंथ ले लेते हैं, और उसके बाद हम लोग को पता चल जाता है कि कितना सेंटीमीटर है, तो उसमें वो बता देता है। USG में देखेंगे तो अभी बताता हूँ। और सपोज कोई मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है तो हम लोग इसमें एक ए रिलायबल नहीं होता उतना, तो हम लोग उसमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट का, जो कोऑर्डिनेट जो होता है लॉन्गेस्ट कोऑर्डिनेट होता है, सिर्फ उसका हम लोग लेंथ लेते हैं, उसका वर्टिकल लेंथ लेते हैं। और 2 to 8 सेंटीमीटर नॉर्मल होता है, 2 से कम हुआ तो ओलिगोहाइड्रोमिया, और 8 से ज़्यादा हुआ तो पॉलीहाइड्रोमिया। तो मल्टी के लिए हम लोग सिर्फ एक कोऑर्डिनेट देखते हैं। तो सपोज यहाँ पे एक यहाँ पे मैंने लिया है, तो सपोज यहाँ पे ये क्या है अपना, ये एमनियोटिक फ्लूइड होता है, बेसिकली एमनियोटिक फ्लूइड है। देखो ये एमनियोटिक फ्लूइड है ब्लैक कलर का, और यहाँ पे फीटल हेड है। तो बेसिकली ये वाला काला काला है एमनियोटिक फ्लूइड, इसको नहीं लेने का, ये फ्लूइड लेने का है। ये सपोज अभी कितना इसका सेंटीमीटर हम लोग देखेंगे, Q1 कितना सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे Q2 का ऐसा हम लोग Q2 के लिए ले लेंगे, फिर यहाँ पे Q3 के लिए ले लेंगे, और यहाँ पे Q4 के लिए ले लेंगे, Q4 के लिए ऐसा ले लेंगे इसका लेंथ। अब सपोज Q1 का लेवल कितना है, Q1 का लेवल 7.14, तो 7.14। Q2 का कितना है 7.61, Q3 का कितना है 7.53, और Q4 का कितना है 8.8। तो अगर कितना 7 कितना होगा 21, सपोज ये 21, सपोज इसको अप्रॉक्सीमेट लेके 22 ले लो, और ये 22 + 30, तो ये बेसिकली कितना हो रहा है 30 हो रहा है, मतलब ये ग्रेटर देन 24 है, तो ये पॉलीहाइड्रोमिया का केस है बेसिकली। तो बेसिकली और अगर 5 to 24 सपोज ये 12 आता तो क्या होता है, वो नॉर्मल होता, नॉर्मल उसका वॉल्यूम होता। ये हो गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी एमनियोटिक फ्लूइड।